हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज पॉसिबल हो सकते हैं, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने यहाँ पे आज रखे हैं, ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और जो आने वाला अभी DRDO सेप्टम 10 के टेक्नीशियन ए का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास आज होने वाली है। बैक टू बैक ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एज इट इज़ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ ये बताने वाला हूँ, ये डायरेक्ट एज इट इज़ आपको एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं। 100% इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों पूरी वीडियो में। साथ ही जो मैं यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए गए हैं, इसके बाद में मैंने इससे रिलेटेड 5-6 पॉइंटों को रखा है, जो कि पूरी इन्फॉर्मेशन हर एक क्वेश्चन से जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो आप तक प्रोवाइड हो सके। तो बने रहिए दोस्तों पूरी वीडियो में। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। अगर एक भी क्वेश्चन आपका मिस हुआ तो समझ लेना एक नंबर आपका क्रॉस हो गया। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मृतकों का टीला। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो, जिसकी सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने तथा इसकी पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया पूरा, आप पढ़ सकते हैं। मैं इसकी भी जो इन क्वेश्चनों की PDF है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक क्वेश्चन को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, रावी नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन, रावी नदी को वैदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। दशराज्य युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द मुंडका उपनिषद से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? जो प्रथम बौद्ध परिषद थी वो राजगृह में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? जो हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, वो किसका पुत्र था? वह बिंबिसार का पुत्र था। यहाँ देखिए आप ऑप्शन नंबर सी देखिए, वह बिंबिसार का पुत्र था। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह बिहार के संवर्ती गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वह बिंदुसार था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। देखिए, इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात की कहा जाता था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में ऐसे ही पूछता है कि अमित्रघात किसको कहा जाता था। यूनानी इतिहासकार उसे अमित्रचेट्स के नाम से भी पुकारते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन रखे हैं। STA-B का जो एग्जाम हुआ था उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्ट। साथियों जितने क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ वो टेक्नीशियन ए एग्जाम जो होने वाला दिसंबर में, इसका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा टेक्नीशियन ए एग्जाम का। DRDO टेक्नीशियन ए जो ITI वाले, सभी ITI वाले ध्यान दें, टेक्नीशियन ए का एडमिट कार्ड दिसंबर में 100% रिलीज हो जाएगा। अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से करते रहें। और जो ये क्वेश्चन मैंने रखे हैं ये डायरेक्ट आपके एग्जाम से पूछने वाला है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरा एक एक क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट किए अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी टाइप की जो भी रेगुलर वीडियो लाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन रेगुलर आप लोगों को मिलता रहे।
तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कहता है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था, वह गुप्त राजा कौन था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका जो काल था वह गुप्त काल कहलाता था और यह स्वर्ण युग माना जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेघदूत का लेखक कौन है। दोस्तों मेघदूत का लेखक कौन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है हुमायूं कबीर, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी कालिदास। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, कालिदास मेघदूत के लेखक है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास गुप्तकालीन विभूति थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकाग्नि मित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश, ये इनकी कृतियाँ थीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर राज्य में स्थित है, यानी कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। खजुराहो में चंदेल शासकों ने मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ के मंदिर में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। दोस्तों यहाँ जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन दोनों DRDO का सेप्टेम्बर 10 STA-B का जो एग्जाम हुआ था, STA-B का जो एग्जाम हुआ था, और मैं बता देता हूँ किस शिफ्ट में। देखिए 13 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था STA-B का, उस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनवाई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, धर्मपाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए विक्रमशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। मैक्सिमम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इन सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके जाएं। और दोस्तों मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि इलेक्ट्रिकल गोपाल चैनल पे GK GS जो कि सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है, ITI वालों के लिए, सभी ब्रांचों के लिए GK GS सेम आने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ब्रांचों के लोग इसको जरूर देखें। देखिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था और ये मंदिर कहाँ पे है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी जल्दी आप बताएं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है और कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, नरसिंहदेव प्रथम ने। कमेंट करके दोस्तों बताइए सूर्य मंदिर किस राज्य में है, एग्जाम से पूछा जाता है। अब इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चेडांगंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। इस मंदिर के चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए बनाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनसे 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हैं, मानो कि ये 7 घोड़े रथ को खींच रहे हों। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पोगाड़ा भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तराइन की दूसरी लड़ाई, यानी कि तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ये हुआ था 1192 में। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए 1192 ईस्वी में लड़े गए तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इस क्षेत्र पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था।
दोस्तों 13वीं शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। नोट डाउन कर लें इन क्वेश्चन को। दोस्तों जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ, आप पेन और कॉपी लेके साथ में बैठे इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करते रहें, और जो उसके बाद में जो मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उन पॉइंटों को भी आप नोट डाउन करते रहें। किसी न किसी एग्जाम से, प्रीवियस ईयर एग्जाम से ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अब देखिए इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यह इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। अतः निर्माण वर्ष के अनुसार यह 13वीं शताब्दी में बनाया गया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? मैक्सिमम बार एग्जाम से पूछा गया। यूपीपीसीएल जेई से लेके यूपीपीसीएल टीजी2 तक ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा गया है। भारत की जो प्रथम महिला शासक थी वो रजिया सुल्ताना थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्ताना। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया, और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया, तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, फिरोज तुगलक। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक था। उसने हिंदुओं को जिम्मी यानी कि इस्लाम स्वीकार न करने वाला कहा। उल्लेखनीय है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया लगाया था। जो सर्वप्रथम जजिया लगाया था भारतीय उपमहाद्वीप में, वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, और उसके बाद लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? दोस्तों बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो 1526 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। बाबर ने पहले पंजाब पर आक्रमण करके भारतीय स्थिति को समझने का प्रयास किया था। इसने भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में 4 बार आक्रमण किया, और 5वें आक्रमण में दिल्ली को जीतने का प्रयत्न किया था। इसने 4 बार आक्रमण किया और 5वीं बार इसने दिल्ली को जीतने का प्रयास किया था। फलस्वरूप पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर अपने प्रथम आक्रमण यानी कि पहला आक्रमण किया उसने 1519 में। पहले आक्रमण में सीमा के निकटवर्ती क्षेत्र, वो क्षेत्र कौन सा था? बाजौर और भेरा को जीतकर वापस चला गया था। पहली बार आक्रमण किया तो इन 2 क्षेत्रों को जीतकर वो वापस चला गया। उसके बाद दूसरा आक्रमण सितंबर 1519 में किया। इस बार यह पेशावर से वापस चला गया। तीसरा आक्रमण 1520 में किया। इस बार बजौरा, भेरा और अतिरिक्त पंजाब में प्रवेश करके सियालकोट और सैयदपुर पर अधिकार कर लिया था इसने। अब इसके बाद चौथा आक्रमण किया इसने 1524 में। चौथा आक्रमण 1524 में हुआ। इस बार वह लाहौर और दीपालपुर को जीतकर वापस चला गया था, यानी कि लाहौर और दीपालपुर को जीत के वापस चला गया था। इसने 5वां आक्रमण दिल्ली को जीतने के उद्देश्य से किया, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई तथा इब्राहिम लोदी को मारा गया। इब्राहिम लोदी को इसने मार दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो थी ना, ये लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच में। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और बैरम खां एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों बीबी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत में बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देश में संपन्न हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ होने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है, प्लासी की लड़ाई
किस किस के बीच लड़ी गई थी? प्लासी की जो लड़ाई थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बनाया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? आर्य समाज की जो स्थापना थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। बने रहिए दोस्तों पूरी वीडियो में, सेशन बहुत शानदार होने वाला है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी तथा 1877 में 2 साल बाद 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया। लाहौर प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। इनके विचार इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो पुस्तक थी उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का मार्टिन लूथर इंडिया में किसे कहा जाता है? वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। डायरेक्ट एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। ये 2 क्वेश्चन इनसे पूछता ही पूछता है। और इनके बचपन का नाम भी पूछता है जो कि इनका बचपन का नाम मूलशंकर है। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योतिबा फुले से इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी, जिसमें मानव अधिकार एवं जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया गया। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडियों एवं उनके अवसारवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। अब बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हो सकते हैं वो हम ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी, जिन्हें 1896-97 ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। इनकी प्रसिद्ध कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा कि गुलामगिरी जो थी वो ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो ऑप्शन नंबर बी सी डी यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, ये किसके मतलब कि इनके राइटर कौन है? ये पुस्तक जो है किसने लिखी? ये देखिए गुलामगिरी किसने लिखी? ज्योतिबा फुले जी ने लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की। माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी की है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सर्विसेज का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने दिया? यानी कि सिविल सर्विसेज की जो स्थापना थी भारत में वो इनमें से किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था ये जब गवर्नर जनरल होता था उस समय इसने सिविल सर्विसेज की स्थापना इंडिया में की थी। भारत में सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्ड को भंग कर इसके संबंध में भी एक नए नियम बनाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। इसके तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य का प्रावधान था। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। साथियों, यह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे
ये जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम बार किसी न किसी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और DRDO टेक्नीशियन ए का जो एग्जाम होने वाला है ITI वालों का, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माने जा रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जाएंगे कहीं ना कहीं आपके नंबर बाकी लोगों से इंक्रीज रहेंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और इलेक्ट्रिकल गोपाल को दोस्तों, इलेक्ट्रिकल गोपाल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो इससे रिलेटेड GK GS की वीडियो से रिलेटेड या किसी भी ब्रांच से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं ला सकूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।